देखिए, अभी तक हमने आपको बताया था एफआईआर क्या होती है। 173 सेक्शन के अंदर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता में जिसे डिफाइन किया गया। और एफआईआर जब पुलिस ने लिखे तब एफिडेविट के साथ मजिस्ट्रेट को किस तरीके से दें, और लड़की वगैरह के केस में जब पुलिस किस तरीके से महिला पुलिस अधिकारी से काम कराएगी और किस तरीके से बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी जो मोबाइल से भी बनाई जा सकती है, इन सब चीजों को हमने आपको बताने की कोशिश की थी। अब बिना वेस्टेज ऑफ टाइम हम आपको आगे बताते हैं कि जो हमने ये अपने जो बनाया है चार्जशीट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनके बीच की सारी चीजें आपको धीरे धीरे ऐसी करके बताई जाएंगी। एक होती है केस डायरी। तो अब हमारा जो टॉपिक है इस समय, और जैसे पहले एफआईआर था, उसके बाद डीडी थी, फॉर्म नंबर 14, अब है हमारा केस डायरी। केस डायरी केस डायरी पुलिस जो जितने भी काम करती है, जैसे चलो हम उस केस का उदाहरण लेते हैं जो हमारा चल रहा। अब एसएचओ किसी सब इंस्पेक्टर को इन्वेस्टिगेशन सौंप देता है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौके पे जाता है और मौके पे जाकर वो कार्रवाई जो करता है या जो भी कार्य वो करता है, उन सबको वो एक केस डायरी होती है जिसको इनर केस डायरी बोलते हैं। उस केस डायरी में वो सारी अपनी दिनचर्या रखता, किससे गया, किससे मिला, ये करा। वो उस केस डायरी में उस केस से संबंधित उस पे एफआईआर नंबर लिख के ये करके उस केस डायरी में एंट्री करता है। ये केस डायरी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, और इसको केवल या तो जज साहब देख सकते हैं, इसको या तो केवल जज साहब दे सकते हैं, या आईओ खुद देख सकता अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, और किसी की भी अथॉरिटी नहीं है। या मजिस्ट्रेट साहब देख सकते हैं, जज साहब से मतलब वही है। ये इसकी ना तो कॉपी किसी को दी जाती है, पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। ये जुडिशरी के लिए तो खुला है, लेकिन पब्लिकली इसे नहीं किया जाता, इसकी सीक्रेसी मेंटेन रखी जाती है। तो ये केस डायरी होती है, जो एक इनर केस डायरी होती है और एक उसका अलग पार्ट होते हैं। उनकी कॉपी आपको दी जाएगी, वो बताऊंगा कौन सी। वो सब बातें बात की बातें हैं। अभी इसको आप इतना ही समझो, चार्जशीट के टॉपिक में, चार्जशीट जो हमने आपको बताया कि चार्जशीट के पार्ट में और प्रैक्टिकल टिप्स है ये। तो केस डायरी टॉपिक है हमारा। तो केस डायरी के अंदर सारी की सारी एंट्री करी जाती है कि कहाँ गए, क्या आए, क्या गए, ये सारी की सारी बातें केस डायरी में लिखी जाती है। तो ये चीज केस डायरी कहलाती है। केस डायरी, यहाँ आपको केस डायरी क्लियर हुई। इसको मेंटेन करने का तरीका, ये क्या विधि है इसकी। एक एक्ट है, दिल्ली पुलिस एक्ट। तो यूपी में यूपी पुलिस एक्ट है, एक पुलिस एक्ट है, दिल्ली पुलिस एक्ट भी है। तो उसमें किस तरीके से पुलिस एस्टेब्लिश होती है, पुलिस क्या कार्य करेगी, क्या रजिस्टर रखेगी, क्या मेंटेन करेगी, उनको उसमें मेंटेन करने का तरीका, क्या विधियां हैं, वो पुलिस रूल्स में बताई जाती हैं। उसी का एक पार्ट ये केस डायरी भी होती है। लेकिन सीआरपीसी में भी जगह जगह इसका जिक्र आता है। सीआरपीसी में भी, सॉरी सीआरपी कैसे कह रहा हूँ, भारतीय नागरिक संहिता में भी इस डायरी का आपको जगह जगह जिक्र आएगा। जहां पर भी जिक्र आएगा इसका, हम बताएंगे आपको कि कहाँ जिक्र आता है। तो जैसा कि आप ये तो पढ़ चुके हो, जो आप हमने बता दिया आपको 173 सेक्शन और 175 सेक्शन जो हमने आपको बता दिया। अब जब इन्वेस्टिगेशन किसी आईओ को मिल जाता है, केस डायरी आपको समझा दी कि केस डायरी में वो सारी एंट्री की जाती है। जो भी जिस भी गवाह का नाम लिखेगा, जिस भी गवाह का बयान लिखेगा, उसको अपनी केस डायरी में भी एंट्री करेगा, क्या क्या काम किया है उसने कि इस केस के संबंध में, जो केस उसे दिया गया है। तब जब एसएचओ उसको दे देता है तो वो मौका वारदात पर जाता है। मौका वारदात पर जो सामान उसे उठाने हैं उठा के वो अपनी केस डायरी लिखता है। अब केस डायरी उसका अपना व्यक्तिगत मामला होता है तो ऑफिशियल मामला, लेकिन
सीक्रेसी मेंटेन के हिसाब से आप उसे ये समझिए कि वो अपने लिए लिखता है वो केस डायरी को या जज साहब को दिखाने के लिए लिखता है। अब उसके बाद में जब आइए मौका वारदात पे जाता है, तो सबसे पहले क्या करता है? आप ज़रा-सा समझें कि सबसे ज़्यादा पहले क्या वो जाके देखता है कि घटना स्थल पर घटना कहाँ से कैसे हुई? मुलज़िम किधर से आए? मुलज़िम किधर से आए? घटना कहाँ से हुई? जिसके चोट लगी वो कहाँ खड़ा था? और मुलज़िम क्या खड़े थे? और वहाँ पर लाइट की क्या व्यवस्था थी? यदि मकान था तो उसमें खिड़की कहाँ थी? दरवाजे कहाँ थे? वो सब एक नक्शा बनाता है। तो मौका वारदात का एक नक्शा बनाया जाता है। ये 2 प्रकार का नक्शा होता है। एक होता है रफ साइट प्लान, इसे हाथ से बनाया जाता है। एक होता है स्केल्ड साइट प्लान, ये भी चार्जशीट का पार्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जैसे एफआईआर पार्ट है उसका, चार्जशीट का डीडी पार्ट है, फॉर्म 112 का पार्ट वो भी पार्ट है। इसी प्रकार से केस डायरी पार्ट नहीं है, लेकिन कोर्ट के लिए पार्ट है। साइट प्लान बनाता है वो या तो स्केल्ड साइट प्लान होता है या रफ होता है। रफ का मतलब ये नहीं कि रद्दी में फेंका जाएगा। रफ का मतलब है कि जो हाथ से बनाया जाता है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें दर्शाता है कि बिजली कहाँ थी क्योंकि देखो अगर रात की घटना है, तो ये दिखाना पड़ता है नक्शा बना के कि भई वहाँ लाइट की ये व्यवस्था थी, खंबा कहाँ था, मुलज़िम ने कहाँ पर मारा, मुलज़िम किधर से आए, कहाँ चोट मारी। ये जज की सहूलियत के लिए, कोर्ट की सहूलियत के लिए ये नक्शा मौका बनाया जाता है और उसपे 2 आदमी के दस्तखत कराए गवाहों के दस्तखत कराए थे और आईओ उस पे खुद दस्तखत करता है। तो नक्शा मौका एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये नक्शा मौका चार्जशीट का पार्ट होता है और जब आप पुलिस चार्जशीट पढ़ेंगे, जब आपको दी जाएगी, तब उसके अंदर जब आप खोलेंगे तो इस तरीके का उसके अंदर डायरेक्शंस दी जाती है, पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है और मुलजिम कहाँ खड़ा था, चोर कहाँ खड़े थे, बदमाश कहाँ खड़े थे और जिसके चोट लगी वो कहाँ खड़ा था, बदमाश किधर से आए। तो जैसे इस तरीके से ये होता है, ज़रा-सा देख लें आप इसको। इसमें ऊपर की साइड में एफआईआर नंबर लिखा होता है। यहाँ पर सॉरी एफआईआर नंबर लिखा होता है, दूसरे में अंडर सेक्शंस लिखा होता है और तीसरी जगह पर लिखा होता है पुलिस स्टेशन। यहाँ पर एक छोटा-सा वो बनाया जाता है, उसमें लिखा था ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इससे पता लगता है क्या डायरेक्शन है। फिर उसकी ये दिखाई जाती है कौन-कौन सी सड़कें थी, किधर से आ रही थी। इसी के अंदर देखिए एक जगह दिखाया है कि ये आने का बदमाशों के आने का स्थान है। ये वो जगह है जहाँ पे चोट किसके लगी है, ये भी और यहाँ तीनों चीज़ें वो खोल के लिखी जाती है। ये नीचे की साइड में और फिर वहाँ 2 जनों के दस्तखत कराए जाते हैं इस पर। इस पर 2 जनों के दस्तखत कराए जाते हैं और फिर आईओ अपने दस्तखत करता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दस्तखत करता है। तो ये साइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसके अंदर बिजली की व्यवस्था कहाँ है, खंबा कहाँ पे था। तो देखिए इसके अंदर जो मैंने आपको दिखाया इसे जरा मैं पढ़ता हूँ। इसके नोट में नीचे लिखा है, ए वह स्थान है जहाँ पर झगड़ा हुआ। तो उसने ए यहाँ स्थान दिखाया। बी वह स्थान है शिकायतकर्ता ने चोट मारी, तो बी ये स्थान दिखाया। एरो के निशान अभियुक्त के आने की दिशा दर्शाते बताते हैं। तो ये एरो के निशान दर्शाने की दशा। तो आगे क्या है? सी बिजली का पोल है। क्योंकि रात की घटना है, अगर बिजली का पोल नहीं दिखाएंगे खंबे में तो डिफेंस काउंसिल पूछेंगे कि यार बिजली तो थी नहीं वहां, तो तुमने कैसे नहीं, अगर बिजली का पोल था तो तुमने खंबे में क्यों नहीं दिखाया। अर्थात जो भी आवश्यक चीज है, क्योंकि रात के अंधेरे में घटना हुई है, इसका बिजली का पोल आपने नक्शे में नहीं दिखाया इसमें, तो ये फेटल फॉर द प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, सरकार के केस के लिए नुकसानदायक तत्व। तो इस बिजली के खंबे को दिखाना जरूरी है। अब मान लो सपोज करो कोई कमरा है और किसी आदमी ने घटना को खिड़की से देखा और आपने नक्शा मौके में कमरा बनाया लेकिन कमरे में खिड़की नहीं दिखाई, तो फिर देखा ही कैसे? इसका मतलब कमरे में जब खिड़की नहीं है और गवाह आपका कहता है कि मैंने खिड़की में से झांक कर देखा और खिड़की कमरे में दिखाई नहीं, तो नक्शे मौके में हर वो चीज जो गवाह अपने बयान में दर्शाते हैं वो इसमें होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है और कोर्ट में बहुत काम आने वाली चीज है। तो हमने ये बताने की कोशिश करी
ये कच्चा नक्शा कहलाता है या रफ स्केल साइट प्लान कहलाता है, लेकिन इसका मतलब ये रद्दी में नहीं फेंका जाता, बल्कि ये पार्ट होता है, ये हाथ से बनाया जाता है, इसलिए रफ स्केल पे है। लेकिन याद रखें, जहां केस कत्ल का हो, जहां मर्डर का केस हो, वहां पर ये डायरेक्शंस हैं कि स्केल्ड साइट प्लान ड्राफ्ट्समैन से बनवाया जाए और उस ड्राफ्ट्समैन को कोर्ट में बुलाया जाए और उसका बयान कराया जाए। उस ड्राफ्ट्समैन को कोर्ट में बुलाया जाए, उसका बयान कराया जाए। तो ये भी आपको दिमाग में रखने वाली बात है कि ये ड्राफ्ट्समैन जो स्केल्ड साइट प्लान होगा, अगर स्केल्ड साइट प्लान है तो फिर साइट प्लान की जरूरत नहीं है। मर्डर के केस में स्केल साइट प्लान बहुत जरूरी होता है और वो बनवाना बहुत ही अति आवश्यक है। तो ये स्केल्ड साइट प्लान आपकी सब सॉरी रफ साइट प्लान आपकी समझ में है। और साथ साथ स्केल्ड साइट प्लान होता है, स्केल्ड साइट प्लान जो है आर्किटेक्ट बनाता है, गवर्नमेंट आर्किटेक्ट हायर भी करती है और गवर्नमेंट सर्विस पर भी उन्हें रखती है। वो पेड होते हैं, उन्हें तनख्वाह दी जाती है। जब ये चार्जशीट के साथ जुड़े हुए होते हैं तो कोर्ट में वो आते भी हैं और गवाही भी देते हैं और वो बताते भी हैं। गवाही में बताता हूं वो क्या कहते हैं। ऑन सच एंड सच डेट I was called by the eye of this case. I have reached at a spot and took rough notes and measurements. Thereafter, I developed a scaled site plan. And after preparation of a scaled site plan, all the rough notes and measurements were destroyed. This site plan is correct and genuine. It is signed by me at point A. Same is exhibit such and such. ये स्टेटमेंट उसको कोर्ट में आके देना होता है, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स को उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना होता है और पुलिस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करती है। वो रिकॉर्ड का सेक्शन जब आएगा मैं बताऊंगा आपको। ये तो साइट प्लान के को सिद्ध करना कोर्ट के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। ये सब जो ट्रायल पढ़ाया जाएगा तो ट्रायल के लेक्चर में आएगा। अब इसी तरह से साइट प्लान बनाया जाता है और उसे कोर्ट में सिद्ध कराया जाता है। तो साइट प्लान आपको देखने को, जैसा मैंने दिखाया, आपको देखने को मिलेगा। सॉरी, तो यहां ये आपका साइट प्लान का चैप्टर खत्म होता है, साइट प्लान का पोर्शन खत्म होता है और साथ साथ स्केल साइट प्लान मर्डर के केस में बनवाया जाता है। अब तो ये सारा का सारा इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है, इन्वेस्टिगेशन के उसमें ही चल रहा है सारा का सारा। तो यह में एफआईआर क्लियर हो गई, आपको डीडी क्लियर हो गई, डेली डायरी, आपको केस डायरी क्लियर करी गई, आपको फॉर्म 12, ये सब चार्जशीट का पार्ट होते हैं। साइट प्लान आपको क्लियर करा गया, स्केल साइट प्लान आपको क्लियर करा गया। अब क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति के चोट लगी हुई होती है, अगर किसी व्यक्ति के चोट लगी हुई होती है, तो पुलिस क्या करती है कि इंजरी शीट तैयार करती है। इंजरी शीट तैयार करके और जिला अस्पताल में भेज देती है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टर साहब आदमी की जांच करते हैं और जांच करने के बाद में जो चीजें वो कब्जे में लेते हैं, जैसे कपड़ा कब्जे में लिए, शर्ट कब्जे में ली, या कोई सैंपल जैसे वो लेते हैं। अगर मान लो इंजरी का केस है तो वो जिसके चोट लगी है उसके कपड़े वगैरह कब्जे में लेंगे, एक एमएलसी तैयार करेंगे। ये चीजें, अगर इंजरी लगी है और आदमी जिंदा है, तो जो पुलिस वाला साथ में गया है उसे बना के वो पुलंदे उन पर मोहर लगा के
उन पर सब चीज लगा के वो पुलंदे उन्हें दे दें। जो भी पुलिस वाला गया है साथ में, या जो भी किसी आदमी को आईओ ने भेजा है, या आईओ खुद गया तो आईओ ले लेगा उनको। ये चीज लेने के बाद में वो एमएलसी तैयार करेंगे। अगर संभव है, अगर जरूरत है तो एक्सरे वाले से एक्सरे कराएंगे, और उसके बाद उस एमएलसी पर एक फाइनल ओपिनियन देंगे। उसमें ये लिखा जाएगा नेचर ऑफ इंजरी क्या है। उस एमएलसी के अंदर डॉक्टर साहब ये भी लिखेंगे कि जिसके चोट लगी है उसका क्या नाम है, उसके पिताजी का क्या नाम है, उसकी क्या उम्र है, उसे किस समय हॉस्पिटल में लाया गया, उन्होंने इंजर्ड का एग्जामिनेशन कब किया, कब वो पूरा हुआ, इंजर्ड ने घटना के बारे में क्या बताया, और इंजर्ड के साथ कौन आया। तो ये कॉलम बने हुए होते हैं एमएलसी पे, एमएलसी के कॉलम होते हैं। एक लंबा सा परफॉर्मा होता है तरीके से, उसके अंदर ये कॉलम बने हुए होते हैं, ये डॉक्टर साहब को अपने हाथ से भरने होते हैं। कभी कभी अटेंडेंट के द्वारा भी भरवा दिए जाते हैं, लेकिन और उस एमएलसी में ये कौन कौन सी चोटें आई और क्या क्या चोटें आई, ये लिख के फिर डॉक्टर साहब उसको, यदि ज्यादा सीरियस मामला है तो फर्दर मैनेजमेंट के, फर्दर मतलब फर्दर जांच के लिए किसी और डॉक्टर को कर देते हैं। जैसे मान लो सर्जरी होनी है या कुछ होना है तो आगे रेफर कर देते हैं, और एमएलसी को उस दिन ना देके पुलिस को 3-4 दिन बाद आईओ को भिजवा देते हैं, या आईओ जाके कलेक्ट कर लेता है। जब एमएलसी कंप्लीट हो जाती है, पेशेंट ठीक हो जाता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, तो उसमें नेचर ऑफ इंजरी लिखी भी रहती है। ओ सॉरी, वो के उसके एमएलसी के अंदर चोटों के साइज लिखे होते हैं कि इनसाइज वुंड, स्टेप वुंड। फिर लिखने के बाद में लिखा होगा कि ये डेंजरस है, इंजरी नंबर 1, इंजरी नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इंजरी 1 इज सिंपल, इंजरी नंबर 2 इज सच एंड सच, जो ठीक है। फिर वो लिखते हैं कि ये शार्प ऑब्जेक्ट्स आई हैं या ब्लंट ऑब्जेक्ट्स आई हैं, क्योंकि मारने वाला ये तो शार्प ऑब्जेक्ट से मारता है या ब्लंट ऑब्जेक्ट से मारता है। 2 प्रकार के हथियार होते हैं, या स्टैबिंग होती है, पंक्चर्ड वुंड होती है। तो वो उसमें नेचर ऑफ इंजरी वगैरह सारी की सारी वो एमएलसी में लिखते हैं। तो एमएलसी भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, और एमएलसी को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। और एमएलसी का ये पोर्शन के कौन लेके आया है और नेचर ऑफ इंजरी क्या है, ये सारी सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कोर्ट में सिद्ध करी जाती हैं। इसमें जो ओपिनियन डॉक्टर देते हैं, जो बनाते हैं, उन दोनों डॉक्टर को गवाह बनाया जाता है चार्जशीट में, और उनको कोर्ट में पेश किया जाता है। वहां वो इस तरीके का बयान देते हैं डॉक्टर साहब, ऑन सच एंड सच डेट आई वाज पोस्टेड in government hospital such and such place as a senior resident. On the date, a patient, namely such and such, reached in the hospital from police station such and such. I had examined the patient. I also recorded the alleged history given by the patient. The patient was not fit for his treatment. He was sent to surgery department for further treatment. Thereafter, after obtaining the record from the surgery department, I had prepared I had completed the MLC, which is such and such, which bears my signature at point A. I opined injury as grievous और डेंजरस, जो भी है। इस तरीके का एक स्टेटमेंट उनका कोर्ट के अंदर होता है। तब ये एमएलसी ये माना जाता है कि ये प्रूव्ड हो गई, ये एमएलसी प्रूव्ड हो गई। तो नेचर ऑफ इंजरी का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद डिफेंस के वकील को मौका दिया जाता है कि उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करे। ये सब बातें आगे बताऊंगा। तो यहां मेरा उद्देश्य था एमएलसी, तो ये एमएलसी हो गई। और डॉक्टर साहब जितने भी उन्होंने इसमें पुलंदे तैयार किए हैं, वो सारे के सारे पुलंदे आईओ को दे देते हैं। तो ये एमएलसी को समझा।
ये एमएलसी एक तो हो गई इस प्रकार की, ये तो जहां आदमी जिंदा है। एक है कि आदमी जहां मर गया, जहां मर जाता है तो वहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी होती है। उसमें एमएलसी में तो लिखता है ब्रॉड डेड, फिर एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है। तो एक तो एमएलसी पोर्शन हो गया, एमएलसी जिंदे के लिए, मरे के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गया। अगर कोई गोली वगैरह निकलती है आदमी की बॉडी से, उन सबको माल मुकदमे को सील किया जाता है। डॉक्टर साहब सील करते हैं और हॉस्पिटल की मोहर उस पे लगाते हैं। ये सारे पुलंदे आईओ को दे दिए जाते हैं। ये तो रहा इसका मामला। यदि सपोज करो बलात्कार का मामला है, तो बलात्कार के मामले में लेडीज से संबंधित एक किट ली जाती है। लेडीज के आंखों की, नाकों के नाखून और उसके जो पेशाब का, जो अंदर का पेशाबदानी है, उसके अंदर से उसको शायद स्वैब स्वैब बोलते हैं। ये सब चीजें लेकर इनके सैंपल्स बनाए जाते हैं। उन सैंपल्स को स्लाइड्स बनाई जाती है, डीएनए प्रोफाइल बनाई जाती है, सारी चीज बनाई जाती है और डॉक्टर उनको बना के एक लिफाफे में रख के और उनका सील वील सब लगा के अपनी आईओ को देते हैं। जब ये चीजें आईओ को दी जाती है तो आईओ एक डॉक्यूमेंट ले, एक कागज लेके उसमें ऊपर लिखता है मुकदमा नंबर, अपराध संख्या, धारा, सारा लिखता है और लिखता है बरामदगी मीमो। क्या लिखता है? बरामदगी मीमो। अब मीमो बताते थे आपको, मीमो के बाद फिर क्लियर करते क्या हुआ, जिसको हम कहते हैं सीजर मीमो। कोई सीजर कर लिया, इसको आप बरामदगी ना कह के इसको सीजर मीमो कहते हो। इसको बरामद रिकवरी अलग चीज है और सीजर सी वैसे तो एक ही चीज है। तो उसको वो सीजर मीमो, तो उसको कब्जे में जिस भी रसीद, जिस भी दस्तावेज के बाद के द्वारा, अच्छा उस पर दो सीजर मीमो पर दो गवाहों के दस्तखत कराए जाते हैं। आइए अपने दस्तखत करता है और उस माल मुकदमे को जो कब्जे में लेता है। ये सीजर मीमो बहुत सारी हो सकती है किसी फाइल में। सॉरी, ये सीजर मीमो बहुत सारी हो सकती है, एक नहीं होती है। हर डॉक्यूमेंट की अलग अलग है। तब जैसे डॉक्टर साहब ने मान लो बलात्कार वाली महिला के संबंध में दी तो उस वो नाम हो जाएगा। मर्डर वाले में हुई तो उसके सैंपल्स हो जाएंगे और इंजर्ड वाले में दी तो वो सैंपल, उसकी बस ऊपर की डेंग सीजर मीमो, बस इतना सीजर मीमो। और उसमें नीचे लिख दिया जाता है आज दिनांक इतना इतना को मैं हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में इस संबंध में, उपरोक्त केस के संबंध में ये सैंपल नंबर 1 2 3 जिन पर सील जिला अस्पताल के नाम से लगी हुई है, ये मेरे द्वारा कब्जे में लिए गए। तो इस तरीके की एक मीमो बनती है जिसको हम सीजर मीमो कहते हैं। वैसे तो मेरे से गलती हुई है, मैं आपको बना के दिखा देता इसको। अभी देखो, चलो अगले टाइम, अगले टॉपिक में मैं सीजर मीमो का वो बना के दिखाऊंगा, उधर से बना के लाऊंगा अभी। फिर मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे बनती है, वो क्या होती है। जिस तरीके से मैंने नक्शा मौका बनाया हाथ से, ऐसे बना के दिखाऊंगा। इनका टाइप होना जरूरी नहीं है। तो चलो हम सीजर मीमो को, तो ये तो सीजर मीमो होती है। अभी अगले मैं समझाऊंगा तो सीजर मीमो बताऊंगा। ये एमएलसी होती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आपको मैंने बता दी। एमएलसी क्लियर हो गई आपको, सीजर मीमो क्लियर हो गई कि वो मीमो जो भी डॉक्यूमेंट कब्जे में लेगा वो। अब आपको हो गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी करनी। सपोज करो यदि पोस्टमार्टम के दौरान में किसी मनुष्य के शरीर से गोली निकलती है तो वो गोली भी सील करके आईओ को दे दी जाएगी और आईओ से कब्जे में लेगा। अब जब ये सारा सामान कब्जे में ले लिया जाता है, देखो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी। इस पूरे उसको जब तक आप मेरी वीडियो को सुनेंगे नहीं तब तक आप चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये कड़ी से कड़ी जोड़ रहा हूं आपको। अब ये जो सामान इनने लिया है, अब तो ये हो गया। एक कहता है जब आईओ मौके पर पहुंचता है, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट चल रहा है। आपको आप ये समझिए कि ये 176 सेक्शन चल रहा है आपका।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 176 चल रहा है आपका ये। पढ़ लेना आप उसमें से, मैं तो आपको समझा रहा हूँ पूरा। क्या लिखा है उसमें तुम पढ़ लेना। लिखा यही है जो मैं बता रहा हूँ। इससे भी कम लिखा है, उससे ज़्यादा बता रहा हूँ। अब ये जैसे मौके पे जाता है आयु, तो वहाँ पे खून पड़ा हुआ होता है। तो वो डिब्बी ले जाता है, उसके पास एक आईओ किट होती है। क्या होती है? एक चीज़ होती है आईओ किट। एक तो आईओ अपनी किट रखता है और एक ऐसे दफ्ती रखता है अपने साथ में, मोटरसाइकिल की, कार की डिक्की में रखी रहती है। उस पे कागज़ लगे हुए होते हैं। उस पे ही लिख के वो सीज़र मीमो बनाता है। अगर वहाँ पे जो ये चीज़ें पड़ी हैं, उसमें डिब्बी-विब्बी, लाख वगैरह सब होती हैं और सीलिंग मटीरियल, मोमबत्ती वगैरह, इसे कहते हैं आईओ किट। आईओ किट। ये सारी चीज़ें आपको बहुत काम आएँगी। देखो धीरे-धीरे कली खुलती जा रही है आईओ किट। आईओ किट में से सामान निकाल के वो जितना माल मुकदमा वहाँ पड़ा होता है, उसे उठाता है और उन पे सील, लाख से जोड़ के उन पे सील लगाता है। उन सील लगाने के बाद में उस सारी की सारी केस प्रॉपर्टी को वो अपने कब्जे में लेता है। इसके अंदर एक तरीका और भी होता है, जो सील यूज़ की जाती है, वो आईओ अपने पास नहीं धरता, बल्कि किसी और को देता है, अपने साथी को। तो उसे हैंडिंग ओवर मेमो ऑफ सील कहते हैं। ये आप कोर्ट में जब देखेंगे तो पता लगेगा आपको। ये सारी चीज़ें कि क कहीं बेईमानी तो नहीं हो रही। दूसरे व्यक्ति को इसलिए दी जाती है ताकि उस बेईमानी को रोका जा सके, टेम्परिंग रोकी जा सके। तो उन सीलों का वो सारी का इस्तेमाल करता है, अपनी सील को ले लेता है दूसरी देर में, लेकिन उस समय दे देता है वो। एक मीमो बनती है उसकी भी, एक एक सीज़र मीमो जैसे बनती है, उसपे लिखते हैं सील हैंडिंग ओवर मीमो। क्या? सील हैंडिंग ओवर मीमो। एक-एक शब्द को सुन लो भाई। कोई मैं लिख नहीं रहा कहीं पे जो तुम्हें याद हो जाएँगे, लिख लो तुम यहीं पे। सील हैंडिंग ओवर मीमो। और जब वो सील ले लेगा, तो उसमें तस्करा डालेगा केस डायरी में कि मैंने सील उस दिन दी थी और आज के दिन ले ली है। ये सील हैंडिंग ओवर हो गई। मैं भी लिख लेता हूँ, सील हैंडिंग ओवर मेमो। और एक हो गई आईओ किट। क्योंकि एक से एक चीज निकलती है। ये किताबों में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी, ये किताबों में नहीं लिखी हुई चीजें, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको जरूरी है। कोर्ट में पता लगता है सब चीजों का कि क्या है भला क्या है। ये सब जो प्रैक्टिकल आता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। कोर्ट में तो इसमें तो लिखा गया आईओ सील करेगा, और सील के अंदर मोमबत्ती चाहिए, ये चाहिए, दुनिया भर के सामान चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? वो आपको पुलिस मैनुअल में मिलेंगे। वो जो पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है तब बताया जाता है कि ये चीज जरूर पड़ेगी। ये प्रैक्टिकल से आती है। तो चलिए ठीक है, आईओ किट से सील करेगा। इन सारे के सारे मैटर को सील करने के बाद उस पर सील लगाएगा और उसकी डिटेल लिखेगा और थाने पहुंचेगा और थाने जाकर एसएचओ को सारी बातें बताएगा और अपनी केस डायरी मेंशन करेगा। केस डायरी के अंदर ये सारी की सारी चीजें कि वहां से आज मौका है वारदात से क्या क्या चीजें उठा के लाया, मौका है वारदात से क्या क्या चीजें उठा के लाया हूं, ये सारी की सारी डिटेल उसके अंदर लिखेगा। और पोस्टमार्टम में क्या उसे मिला, क्या डॉक्टर साहब ने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या थी, वो सब बातें एसएचओ को बताएगा। अब अगला चैप्टर क्या होगा, अगला टॉपिक क्या होगा, अगर मैं अभी बता दूंगा तो आपकी एक प्रॉब्लम आएगी, फिर टॉपिक इधर से उधर हो जाएगा। तो अब आप इससे ये समझेंगे, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक आपने पढ़ लिया और एमएलसी तक हमने आपको क्लियर कर दिया। तो हमने आपको एफआईआर क्लियर कर दी, डीडी क्लियर कर दी, 112 फॉर्म पूर्ण क्लियर कर दिया, आपको केस डायरी क्लियर कर दी, साइट प्लान क्लियर कर दिया, स्केल्ड साइट प्लान हमने क्लियर कर दिया, आपको सीजर मीमो क्लियर कर दी, आपको एमएलसी क्लियर करी, आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट। ये चार्जशीट के पार्ट थे, ये चार्जशीट में होंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट इसने कलेक्ट किए हैं, उसको पढ़ाने के लिए मैं आपको पढ़ाऊंगा अगला टॉपिक आगे। लिख देता हूं, रजिस्टर नंबर 19। पुलिस ने ले तो लिया आईओ ने, अब उनका करेगा क्या वो, कहाँ रखेगा? हवा में नहीं रखने का। हर चीज की एक व्यवस्था है जुडिशरी में, सॉरी पुलिस में।
और उस व्यवस्था के तहत वो समान कस्टडी में रखा जाता है क्योंकि सब पर इन चीज़ों पर जज साहब का कंट्रोल होता है। जज साहब इन सारी बारीकियों को ट्रायल के दौरान देखेंगे, तो अगले टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे, आज नहीं या कल करें या परसों, हमारा टॉपिक होगा रजिस्टर नंबर 19। ये क्या है? ये क्या भला है? तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।